तो सरकार जो है देने के नाम पे भाग रही है और छीनने के नाम पे सबसे आगे। आप ढूंढ के जनता को कुछ देना चाहिए, उसके जितने भी मौके हैं, जितने भी अवसर हैं, आप उन अवसरों को ढूंढ के पता करते हैं, रिसर्च करवाते हैं कि पता करो कि गरीब आवाम को, आम आवाम को कहाँ 2 पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसको बंद कराओ। और दूसरी तरफ सरकार क्या करती है, उतनी तेजी से रिसर्च कराती है कि पता करो कि कैसे हम आवाम से ज़्यादा पैसे छीन लेंगे। कितना पैसा आवाम से लिया सरकार ने, ये कभी कहीं नहीं बताई जाती, कितना दिया यही बताई जाती है। आप ये भी देखिए कि भारत जो देश है, दुनिया में तीसरी या चौथी या 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। और हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारे प्रधानमंत्री अब जब जाते हैं तो उनकी बड़ी खातिरदारी होती है, देश का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखो भाई कि इतनी बड़ी इकॉनमी कि इसी भारत में सबसे ज़्यादा तादाद में सबसे बड़ी आबादी भूखे लोगों की, अनपढ़ लोगों की, बीमार लोगों की भी बसती है। तो ये 2 चीज़ें एक साथ कैसे जा सकती है। और अगर हमारा सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाता है कि भाई भारत दुनिया की चौथी और 5वीं और तीसरी बड़ी मईशत है, तो हमारा सर भी शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमारे यहाँ भूखमरी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे नेता जो हैं वो कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाने के चक्कर में इस देश के जो गरीब महकूम तबका है उसको कमजोर कर रहे हैं, उनके हकों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं और कुछ गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमें अखबार में खबर मिली है वो मुकम्मल है या नहीं, और क्या कुछ उसके पीछे क्या कुछ है जो हमें बताया नहीं गया है। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों की जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसे रोक दिया है। साथ में यह कहा है कि राइट टू एजुकेशन 2009 जो कानून है उसके तहत बच्चों को 1ली से 8वीं तक फ्री एजुकेशन दी जाती है, इसलिए उन बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें जो अब तक पैसा दिया जाता था उसमें कोई सरकारी स्कूलों की ही बात नहीं थी, सब बच्चों के लिए थी। उसमें एप्लीकेशन देनी होती थी, वो पास होती थी। इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, जिस फैमिली की 2.5 लाख से कम आमदनी हो वो लोग अप्लाई कर सकते थे। ये क्या कुछ है, बीजेपी की सरकार और सरकारों का रुख क्या कुछ है। हमारे सामने नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें बच्चों को जाहिल रखने का इंतजाम किया गया है। वो क्या कैसे है, क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात समझने की है कि आखिर सरकार क्यों बच्चों को एजुकेशन से दूर रखना चाह रही है अलग अलग तरीकों से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है अभय कुमार जी, जो PhD की है हिस्ट्री से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। उनका एक मजमून इनकलाब, जो उर्दू का भारत में सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, उसमें एक कॉलम भी होता है, कुछ और जगहों पर भी लिखते हैं। जाना माना चेहरा है अभय कुमार जी, हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। अभय कुमार जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप इस नए कदम को सरकार के किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है इसमें, मर्जी मंशा क्या है, क्या सिर्फ पैसे बचाना है या इससे आगे की कोई बात? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। काज़मी साहब, स्टार वर्ल्ड जो न्यूज के जितने भी नाजरीन हैं सबको मेरे तरफ से आदाब। जब ये खबर आई कि क्लास
पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास के जो माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं, और जब हम माइनॉरिटीज कहते हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, उसमें ईसाई भी होते हैं, उसमें सिख भी होते हैं, उसमें जैन धर्म के मानने वाले भी हैं, बुद्ध धर्म के मानने वाले भी लोग हैं। तो सारे बच्चों को 1 क्लास से लेके 8 क्लास से जो प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप जो मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी। और अंग्रेजी के एक मशहूर अखबार में खबर भी एक आई थी, और जो नोटिस है उसके कुछ हिस्से को उस अखबार ने कोट किया था अपनी खबर में, और उसमें ये बात कही गई है जो मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। अंग्रेजी में जो नोटिस में जो बात लिखी गई वो ये है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मेक्स इट obligatory for the government to provide free and compulsory elementary education class 1 to 8 to each and every child. Accordingly, only students studying in class 9th and 10th are covered under the pre-matric scholarship scheme of the Ministry of Social Justice, Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. तो इसका मतलब यह है आसान जबान में कि जो तालीम का जो हमारा हक है और इससे मुताबिक जो हमारा कानून है, उसमें 1 क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसलिए अब 1 क्लास से 8 क्लास के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, और जो स्कॉलरशिप दी भी जाएगी वो सिर्फ 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को दी जाएगी। तो मुझे इस बात समझ में नहीं आती है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप से दूर रख के उनको स्कॉलरशिप के जो बुनियादी हुकूक हैं उससे उनको क्या कहेंगे वंचित करके सरकार क्या हासिल कर लेगी, क्या हासिल कर लेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ढूंढ ढूंढ के जनता को कुछ देना चाहिए, उसके जितने भी मौके हैं, जितने भी अवसर हैं, आप उन अवसरों को ढूंढ ढूंढ के पता करते हैं, रिसर्च करवाते हैं कि पता करो कि गरीब आवाम को, आम आवाम को कहां 2 पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसको बंद कराओ। और दूसरी तरफ सरकार क्या करती है, उतनी ही तेजी से रिसर्च कराती है कि पता करो कि कैसे हम आवाम से ज्यादा पैसे छीन लेंगे। तो सरकार जो है देने के नाम पे भाग रही है और छीनने के नाम पे सबसे आगे रहती है। एक बहुत ही एक आसान मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं, बहुत ही आप सब समझ जाएंगे। मेरे गांव से एक साहब आए हुए थे, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मेट्रो में वो सफर कर रहे थे, और वो मेट्रो में हमारे प्रधानमंत्री जी का और इन लोगों की तस्वीर रखी हुई थी, और उसमें ये लिखा गया था कि सरकार ने इतने रुपए जो हैं किसानों को दिया, कुछ इसी तरह की बात थी। तो वो व्यक्ति, वो इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, उसने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही और बहुत ही अहम फिक्र अंगेज बात कही थी। उन्होंने कहा कितना पैसा आवाम से लिया सरकार ने, ये कभी कहीं नहीं बताई जाती है, कितना दिया यही बताई जाती है। ये बहुत, मैं उनकी बात मुझे अभी तक याद है। हम कम पढ़े लिखों को ऐसे ही हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे इनको क्या पता है, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम पत्रकार हैं, हम स्कॉलर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हमें ही पता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी की जो जालसाजी है उसके बारे में उस इंसान ने, गांव का उस इंसान ने कितनी बड़ी बात कही है कि सरकार ये तो खूब चीख चीख कर बताती है कि हमने क्या दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताती है कि हमने क्या लिया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कैंटीन के अंदर में अगर आप कुछ खाना खाते हैं तो उसमें भी जीएसटी के नाम से आपसे पैसा लिया जाता है। जीएसटी के नाम पे आप कहीं भी आप कुछ भी ले लीजिए, आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको देने ही देने हैं। आप ये भी देखिए कि भारत जो देश है, दुनिया में तीसरी या चौथी या पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे प्रधानमंत्री अब जब जाते हैं तो उनकी बड़ी खातिरदारी होती है, देश का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखो भाई कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, मान लीजिए कि पहला अमेरिका को मान लो, चाइना को मान लो, जर्मनी को मान लो, रशिया को मान लो, इंग्लैंड को मान लो, फ्रांस को मान लो, अगर इन जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी में अगर भारत का भी शुमार होता है तो ये तो हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि इसी भारत में सबसे ज्यादा तादाद में सबसे बड़ी आबादी भूखे लोगों की,
अनपढ़ लोगों की, बीमार लोगों की भी बचती है। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे जा सकती है? और अगर हमारा सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाता है कि भाई भारत दुनिया की चौथी और पांचवी और तीसरी बड़ी मईशत है, तो हमारा सर भी शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमारे यहाँ भूखमरी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। तो जिस भी देश में शिक्षा के ऊपर पैसा खींचने का सिलसिला शुरू हो गया, तो समझिए कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, नई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई किसान किसी फसल में पानी डालने में कोताही करे, अगर उसमें खाद डालने में कोताही करे, तो ये समझ मत लीजिए कि वो पैसा बचा रहा है, ये समझिए कि वो पूरे मुआशरे को, पूरे फसल को बर्बाद कर रहा है। तो ये जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इनको मंदिर बनाने के लिए, इनको बड़े बड़ी चुनाव रैलियां करने के लिए, चुनाव के दौरान पैसे बांटने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारियों को खरीदने के लिए, बड़े बड़े पत्रकारों को पैसा खिला के अपनी बातों को रोज रोज उनसे जाप करवाने के लिए, विर्द करवाने के लिए इनके पास पैसा ही पैसा है। लेकिन जो गरीब से गरीब आदमी है इस देश में, जो कि यहाँ का अल्पसंख्यक है, और ये बात याद रखिए कि भारत में मुसलमान जो हैं वो धार्मिक समुदाय जो है उसमें सबसे कमजोर हैं। और ये बात सरकार की ही जो रिपोर्ट है सचर कमेटी में, ये बात साफ तौर पर लिख दी गई है। तो सरकार को चाहिए था कि स्कॉलरशिप को बढ़ाए। मैं जब कॉलेज में जाता हूं पढ़ाने के लिए, मैं दिल से कहता हूं, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होती हैं, बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता है, कैंटीन की हालत ठीक नहीं होती है। मेरे क्लास में ज्यादातर बच्चे बगैर नाश्ता के पहुंचते हैं, बहुत तकलीफ होती है, आपको मैं बता रहा हूं। तो शिक्षा की जो हालत है बहुत ही खराब है। सरकार को इस फैसले को जल्द अज जल्द वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कौम से, इस देश से, इस राष्ट्र से, और कहना चाहिए कि एजुकेशन पर बजट हम घटाएंगे नहीं, बल्कि इसको बढ़ा के 10% करेंगे। अगर किसान अपने खेत में अगर पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो वो भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल बना रहा है। अगर उसमें कोताही कर रहा है तो वो अपने आप को नहीं, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। ये आपने एक टीचर के तौर पर जो बहुत ही जज्बाती बात कही कि अक्सर बच्चे बगैर नाश्ता किए आते हैं, ये वाकई बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। हम भी अगर अपने बचपन को मसलन याद करें, अगर कोई बच्चा खा करके ना जाए तो उसका दिल कैसे लग सकता है क्लास में, क्या कुछ वो पढ़ेगा, क्या कुछ समझेगा। तो ये अच्छे माँ बाप, अच्छा मुल्क, अच्छा समाज खाने पीने का तो अच्छा ख्याल रखता ही है कि उस वक्त सीखने समझने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उसको हर जरूरत चाहिए और कम से कम पेट भर के खाना तो चाहिए ही। ऐसी सूरत में अब ये आप ये बताइए कि आमतौर पर मैं थोड़ी सी और डिटेल इसमें बताऊं कि जो पहली से 8वीं तक बच्चों को पैसा मिलता था, इसमें वो 225 रुपए हर महीना 10 महीने के लिए उन बच्चों के लिए जो दिन में स्कूल जाते थे, हॉस्टल वाले नहीं थे। और जो हॉस्टल वाले थे उनको सिर्फ 525 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने के लिए मिलते थे। और किताबों के लिए और एडहॉक ग्रांट के तौर पर 750 रुपए साल में एक बार, और ये दिन वाले बच्चों के लिए, और 1000 रुपए हॉस्टल वाले बच्चों के लिए। तो देखिए ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ी उन लोगों के लिए तो नहीं है जो प्राइवेट में पढ़ाने की हालत में है या उनके घर की जरूरतें चल जाती हैं, लेकिन जिन फैमिलीज में सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, उनके लिए यही इतनी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको कम से कम ये उम्मीद रहती है कि चलिए फीस का काम तो हो गया, या छोटे छोटे खर्चे तो उसके हो गए। अब क्या होगा इसका असर अगर ये सरकार वापस नहीं लेती, और जैसा कि ये सरकार अब तक अपना रंग दिखा चुकी है
सिवाय किसानों के कानून के और सीए एनआरसी के। सीए एनआरसी वाला कानून वापस नहीं लिया, लेकिन किसानों वाला कानून वापस लिया है। लेकिन ये फैसला बदल पाएगा, मुझे इसकी उम्मीद कम है। असर क्या होगा इसका? देखिए, आवाम को अपने हुकूक के लिए खुद लड़ना होगा। हम सब लोग अपने आप को सिर्फ पत्रकार के तौर पर न देखें, हम लोग भी उसी जनता का हिस्सा हैं, हम भी वही जनता हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, हम धार्मिक मामले में ना उलझें, हम किसी को अपने से छोटा ना समझें, और हम सॉलिडारिटी जो है वो बराबरी पर बनाएं। ये नहीं है कि कुछ लोग हमारे बीच से कहेंगे कि अरे उनको तो मुफ्त का माल सरकार का मिल रहा था, ऐसी बातें फैलाई जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं आपको, अरे वो तो मुफ्त में पैसे लेके जा रहे थे, वो लोग मुफ्त में उनको वर्दी मिल रही थी, उनको कमीज और कपड़े मिल रहे थे। ये बातें बिल्कुल गलत है। हमें अपनी तंग नजरी को तर्क करके, उनको फेंक के, उनको त्याग कर हम लोगों को एक यूनिटी बनानी चाहिए। और हम अपनी बातों में बार बार दोहराते हैं कि एक मुसलमान का दर्द जो है और एक हिंदू का दर्द जो है वो एक ही है। कॉलेज में पास होने के लिए, स्कूल में पास होने के लिए जो मुश्किलात से एक हिंदू को गुजरना पड़ता है, उसी मुश्किलात से एक मुसलमान को भी, एक सिख को भी, एक ईसाई को भी, एक दलित को भी, एक ऊंची जात के लोगों को भी गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें अपने घरों में अपने मजहबी अकीदे को, अपने धार्मिक आस्था को छोड़ के आना चाहिए, और हमें अपने लड़ाई जो है, जो बराबरी की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। एक बात और आप याद रखिए कि हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो उत्तरी भारत के लोग हैं, हमको लगता है कि हम ही सबसे महान हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात होती है। लेकिन जो साउथ है, जो दक्षिण भारत है, वो बहुत मामले में हमसे बहुत ही आगे है, और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। खासकर तमिलनाडु, खासकर केरला, इन राज्यों में जो शिक्षा की हालत है, जो जिसको कहते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो इंसान की तरक्की और जो बहबूद की जो हालत है, वो हमसे काफी बेहतर है। और तरक्की का मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग ये समझते हैं कि तिजोरी में माल भर लेना। नहीं, तरक्की का असल मतलब होता है जब आप स्वस्थ हैं, जब आप सेहतमंद हैं, जब आप तालीम याफ्ता हैं, जब आप पढ़े लिखे हैं, जब आपके माहौल में, आपके इलाके में शांति है, जब लोग लोगों से लड़ नहीं रहा है, जब धार्मिक आधार पर लड़ाई नहीं हो रही है, जब आपके दिलों में सुकून है, जब आपके सर में कोई दर्द नहीं है, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि इंसान सही मामले में तरक्की कर रहा है। नहीं, ये बात आपने बहुत ही अहम कही कि दक्षिणी भारत के लोग ज्यादा बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये आपकी बात को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं कि दक्षिण भारत में ही बच्चों को खाना खिलाने का जो मिड डे मील का जो स्कीम है, वो सबसे पहले उन्हीं लोगों ने शुरू की थी ये स्कीम। और उसको देखा देखी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान, जो मतलब हिंदुस्तान का मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया है या पूरे हिंदुस्तान में इस स्कीम को लाया गया। और आपको पता है, एक बहुत बड़े आपको इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जे दरेज, वो लिखते हैं, और उनकी एक किताब है एवरी मैन्स इकोनॉमिक्स करके। तो उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि जब बच्चों को पका हुआ खाना मिलता था, खिचड़ी या जो भी चीज मिलती थी, तो कुछ बिस्किट कंपनियों की लॉबी सरकार को, ये मतलब उनको क्या कहें, उनको उनके ऊपर ये दबाव डाल रही थी कि आप बिस्किट को स्कूल में बांटिए। खाना जो एक मुकम्मल जो गजा है, उसकी जगह पे आप बिस्कुट बांटने का काम कीजिए। और बिस्किट कंपनी को एक फायदा ये था कि उनको मुनाफा मिल जाता, उनके बिस्किट ज्यादा बिकते। लेकिन सरकार ने उस जमाने में अच्छा काम किया। जो एक खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी भाजी, इसका मुकाबला बिस्किट और केक नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है कि सरकार कुछ अच्छी पॉलिसीज लाती भी है, तो उस पॉलिसीज को बर्बाद करने के लिए भी कई सारी कंपनियां घुसती हैं, आसपास घूमती रहती है। और ये जो सरकार है, पहले भी जो सरकारें थी, वो कोई बहुत अच्छी सरकारें नहीं थी, और उन्होंने 100% इंसाफ नहीं किया। लेकिन कम से कम उनको ये चीज लगती थी कि अमीरों के लिए भी कुछ अगर चीजें हैं तो कुछ गरीबों के लिए भी कर दो। लेकिन अभी की जो सरकार है, उनको ये लगता है कि जब तक आप गरीबों से उनके जो बुनियादी शिक्षा के हुकूक जो हैं,
जब तक उनके स्वास्थ्य और रोजगार के जो उनके उनके उनको जो साधन है, जब तक आप उस पे बंद नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, तालाबंदी नहीं करोगे, यानी जो सरकारी सुविधाओं को खत्म करो या फिर उसको बदनाम करो, उसको बर्बाद करो, तभी इन लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो निजी जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी तरफ जाएं। लेकिन मैं फिर ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया था, 26 नवंबर को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तकरीर की थी, एक भाषण दिया था, जो कि कंक्लूडिंग स्पीच थी उनकी 25 नवंबर 1949 को। और उन्होंने बात कही थी कि सिर्फ आपको राजनीतिक अधिकार दे देने से ही आपको अधिकार नहीं मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी वोट डालने चला जाए, तभी हम नहीं कहते हैं कि हम उसको अधिकार मिल गए। एक गरीब आदमी को पढ़ने लिखने, शिक्षा, रोजगार, घर के जब अधिकार मिलते हैं, तब उसको समझा जाता है कि वो रियली में उसको अधिकार मिल रहे हैं। और अंबेडकर जी ने कहा कि अगर लोगों को धार्मिक उनको अगर आर्थिक अधिकार और उनको आपको सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए, अगर सोशल उनको राइट्स और उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए, तो जो गरीब और मजलूम जो लोग होंगे, एक दिन इसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जमहूरियत के ढांचे को, जिसको बनाने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ने वाले हमारे नेता थे, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन लोगों की सारी कुर्बानी रायगा चली जाएंगी, वो बेकार चली जाएंगी और ये लोग इस स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे। अमर्त्य सेन ने भी यही बात कही है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है, कि किसी भी राष्ट्र जो है, कोई भी देश जो है, उसकी तरक्की वहां पे बसने वाले नागरिकों की हालात को देख के आप लगाएंगे, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितने स्वस्थ हैं, उनके पास किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन है, उनको कैसा पानी पीने को मिल रहा है, वो चाइल्ड मोर्टालिटी का क्या रेट है, वहां पे लाइफ किस तरह की है, लाइफ को देख के जिंदगी जीने का किस तरह का उनको अधिकार मिला हुआ, इसकी बुनियाद पे आप कहेंगे कि वो देश तरक्की याफ्ता है। हमारे देश में मैं क्या बताऊं, मैं सर पीटता हूं कि जो जो ऊपर बैठे हुए लोग ये क्यों नहीं समझते हैं। हमारे देश में इतने टैलेंट है साहब, इतने टैलेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, कि अगर उसको आपने उनको फलने फूलने का मौका दिया, तो ये भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे महान मुल्क बन जाएगा। आप याद रखिए, हमारे मुल्क में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी 5-5 जबान बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में कितनी विविधताएं हैं। तमिलनाडु में चले जाइए, केरला में चले जाइए, वहां की जुबान देखिए, कश्मीर को आइए, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप पूरे इलाके में, पूरे भारत में जाइए, कितनी जबानें हैं, कितनी संस्कृति है, कितनी विविधताएं हैं, कितने मौसम हैं, कितने तरह के फल आप पैदा कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। आपको पता है यूरोप में उनकी जरूरत की जितनी चीजें जो रोज इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, उसका 70 से 80% चीजें वो नहीं उगा सकते हैं। उनको बहुत सारी चीजों के लिए हमारे मुल्क पे और हमारे जैसे जो मुल्क है, जो ट्रॉपिकल कंट्री हैं, उनके ऊपर उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे नेता जो हैं, वो कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाने के चक्कर में इस देश के जो गरीब महकूम तबका है, उसको कमजोर कर रहे हैं, उनके हकों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, बीमार मुल्क जो है ना, वो कैसे बनता है? बीमार मुल्क बनता है बीमार जनता से। आप सरहद पे तोप लगा लो, बंदूक रख लो, हथियार रख लो, लेकिन तुम्हारे जो लोग बीमार होंगे, तो तुम क्या कोई जंग जीत पाओगे? अगर वक्त रहते तुमने लोगों को तालीम याफ्ता बना दिया, लोगों को भुखमरी से बाहर निकाल लिया, लोगों को तुमने इलाज मुहैया करा दिया, लड़ाई और झगड़े के जो जो मसले थे उसको तुमने हल कर दिया, तो जिस तरह से तरक्की होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। बजट को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन का, शिक्षा को फ्री करना चाहिए, और जमहूरियत और लोकतंत्र की कामयाबी का जो पैरामीटर है, जो उसका बैरोमीटर है, जो उसका थर्मामीटर है, अगर कोई बुखार होता है तो हम उसका सर छूते हैं और
इससे पता चलता है कि वो बुखार है कि नहीं, कितनी गर्मी है उसके माथे पे। उसी तरह से अगर किसी मुल्क में अगर आपको देखना है कि वो मुल्क कितना आगे है, तो माइनॉरिटी के कंडीशंस को जाके देखिए। और जब मैं माइनॉरिटी कहता हूं तो मैं सिर्फ उसमें मजहबी माइनॉरिटी की बात नहीं कहता, मैं उसमें दलित और आदिवासी और महिलाओं को भी इंक्लूड करता हूं। मेरे लिए माइनॉरिटी का मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, चाहे इलाका के आधार पे, जो कमजोर लोगों का राज नहीं है, कमजोर लोगों का अधिकार नहीं है, तो समझो कि वो लोकतंत्र ऊपर से देखने में बहुत ही चमकदार है, ऊपर से देखने में बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खोखला हो रहा है। इसलिए आपके प्रोग्राम से ये आपकी भी आवाज है और मेरी भी आवाज है, हमारे सामीन और हमारे नाजरीन की भी आवाज है कि देश में अगर हमारी आवाज कोई ऊपर पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हाकिम लोग सुन रहे हैं, तो प्लीज बच्चों के मुंह से दूध मत छीनिए, छोटे बच्चों के हाथ से स्लेट मत छीनिए, उनके हाथों से किताब मत छीनिए। जंगे आजादी में जो वादा किया गया था इस देश से कि हम सबको पढ़ा लिखा बनाएंगे, सबकी आंखों से आंसू पोंछेंगे, जो बातें मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, लोहिया जी, भगत सिंह ने जो कही थी, उन बातों पे आगे चलिए। छोटे मोटे मफाद के लिए, छोटे मोटे चीजों के लिए देश को आप पीछे मत धकेलिए। आप स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज के लिए फिर से चालू कीजिए, और भी जो तबके के जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए भी चालू कीजिए। और आप देखिए, अगर आप 1 पैसा एजुकेशन पे अगर खर्च करोगे तो 10 लाख रुपया एजुकेशन आपको देगा। ये बातें नेताओं को समझने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम है। देखिए, बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी लगती है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो ये जो इल्म है वो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो हार्डवेयर काम नहीं करता। और ये बच्चों के अगर तालीम ही पर रुकावट कर दी जाए, ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी जाएं, तो ये बच्चे कहां तरक्की करेंगे। और जब कोई बच्चे तरक्की नहीं करेंगे तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं कि हमारी भारत की पहचान दुनिया में कुछ वर्षों पहले तक और अब तक भी ये है कि भारत के अंग्रेजी पढ़ाने वाले, ग्रामर पढ़ाने वाले टीचर इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाते रहे हैं। मैथमेटिक्स के बेहतरीन टीचर भारत से दुनिया भर में जाते रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन दिमाग भारत से जाते रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां जिनके सीईओ भारत के हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले वक्त में ये खूबियां कैसे बाकी रहेंगी अगर एक तरफ एजुकेशन पॉलिसी खराब कर दी जाए, जो जिस पर आज बहस नहीं हो सकी, किसी और वक्त करेंगे। और अब बच्चों के हाथ से वो जो मदद उन्हें दी जाती थी वो भी वापस ली जा रही है। बच्चों को कहां ले जाएंगे, ये मजदूर बनेंगे जो ऑफिसों में अच्छे बड़े दिमाग बनकर के मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ सोच समझ सकते थे, उनको रोकने की तैयारी की जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक फैसला है। और तालीम के सिलसिले में तो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, कहीं का भी कोई बच्चा हो, अगर उसे आप थोड़ा सा पढ़ा करके सही रास्ते पर ले जाएं तो वो नस्लों का इंतजाम हो जाता है और मुल्क और समाज के लिए वो बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अभय कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।